हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं का विषय विज्ञान, जनवरी महीने की वर्कशीट है यह। ठीक है, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं वर्कशीट का प्रश्न पहला, खंड अ। जो प्रश्न पहला दे रखा है इसमें यहाँ पर चित्र दे रखा है, विभिन्न प्रकार के दांत यहाँ बता रखे हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। अब यहाँ प्रश्न पूछा गया है, उपरोक्त चित्र में मानव दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांत उनके नाम सहित दिए हैं। इन दांतों को उनके कार्यों के आधार पर पृथक कीजिए। दांतों को उनके कार्यों के आधार पर पृथक करके हमें लिखना था। यहाँ पर दे रखा है दांतों के कार्य और नाम। तो पहला है कर्तन एवं दंशन करने वाले दांत, तो यहाँ आएंगे कृंतक। चबाने एवं पीसने वाले दांत, तो आएंगे अग्र चवर्णक और चवर्णक। चीरने व फाड़ने वाले दांत रदनक। पीसने वाले दांत जो केवल वयस्कों में पाए जाते हैं, अग्र चवर्णक। अब ब है, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए एवं अपने दांतों की संख्या लिखिए। तो बच्चों यह काम आप खुद भी कर सकते हो, अपने दांतों की गिनती करनी। तो यहाँ पर आएंगे 28। प्रश्न दूसरा है, पहेली ने स्कूल में 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वह दौड़ में प्रथम आई। जब वह घर पहुंची तो बहुत खुश थी, लेकिन उसके पैर की पेशियों में ऐंठन आ जाने के कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था। कुछ देर मालिश करने से उसे दर्द में आराम मिला। अब बताइए, पहेली के पैर की पेशियों में ऐंठन आ जाने का क्या कारण था? तो ऐंठन का कारण जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। पहेली ने 400 मीटर दौड़ लगाई थी, जिससे उसके पैरों में ऐंठन आ गई थी। ऐंठन का कारण, पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती है, जिससे लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल के संचयन से पेशियों में ऐंठन आती है। क्योंकि पहले ने दौड़ लगाई थी, तेज दौड़ी थी वह, जिससे कि पेशियों में अवायवीय श्वसन हुआ था, जिसके कारण उसमें लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बन गए थे। और लैक्टिक अम्ल का संचयन हो जाता है जब पेशियों में, तो पेशियों में ऐंठन आ जाती है। अब इसी में दूसरा प्रश्न है, ऐंठन होने पर मालिश करने से पेशियों में आराम क्यों मिलता है? तो इसका उत्तर होगा, मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ता है, जिससे लैक्टिक अम्ल का पूर्ण विखंडन हो जाता है और हमें आराम मिलता है। तो जो है ऐंठन जो हो गई थी, उसके बाद उससे मालिश करने से आराम इसलिए मिला था कि मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ता है। रक्त संचरण बढ़ने से जो लैक्टिक अम्ल यहाँ जमा हुआ था उसका विखंडन हो जाता है और हमें आराम मिलता है। अब प्रश्न नंबर जो तीसरा है, अपने घर पर दिन का समय ज्ञात करने के लिए धूप घड़ी का निर्माण कीजिए और इसकी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर धूप घड़ी है जिसमें जो अक्षांश है वह हमें अपने घर के अनुसार निर्धारित करना पड़ेंगे कि हमारा जो जिस स्थान पर हम धूप घड़ी रखेंगे उसका अक्षांश कैसे है। तो यहाँ पर अनुमान के आधार पर उत्तर दक्षिण लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर एक गोल गत्ता है जिस पर एक त्रिभुजाकार आकृति हमने यहाँ रखी है। तो इसका जो वर्णन है हम इस प्रकार करें, इसका वर्णन इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम अपने स्थान का अक्षांश ज्ञात करेंगे। एक त्रिभुजाकार गत्ते का टुकड़ा काटेंगे जिसका एक कोण अक्षांश के बराबर व सम्मुख कोण समकोण हो तथा इसे वृत्ताकार बोर्ड पर व्यास के अनुदिश खड़ा कर देंगे, ठीक है। व्यास के अनुदिश खड़ा कर देंगे। अब इसे धूप वाले स्थान पर रख देंगे। तो इस प्रकार इस त्रिभुजाकार गत्ते को यहाँ रखेंगे और यह अक्षांश की सीमा पर यहाँ रखेंगे, ठीक है। और इस प्रकार हम धूप घड़ी का निर्माण कर सकते हैं। जो प्रश्न नंबर 4 है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। बनने वाली गैस का नाम लिखिए तथा यह किस प्रकार का परिवर्तन है समझाइए। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, बनने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यह रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। यह रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जब गैस बन जाएगी तो वापस उसको परिवर्तित करके हम खाने का सोडा और नींबू नहीं बना पाएंगे। तो इस प्रकार ये रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि वापस पुनः वो चीज नहीं बनती है इसमें। प्रश्न 5वां है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। तो इसका पहला है, चींटी के काटने से उसके डंक द्वारा त्वचा में ज्वलन होने का क्या कारण है। इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए आप निम्न में से किस किस रसायन का उपयोग करेंगे, कारण समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, चींटी जब काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है जिससे जलन होती है।
इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए खाने का सोडा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह क्षारीय होता है जिससे अम्ल उदासीन हो जाता है। दूसरा है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल रंग का हो जाता है, क्यों? कारण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर होगा साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह प्रतिक्रिया करके लाल रंग का हो जाता है। जो खंड ब है वह है प्रोजेक्ट कार्य। प्रश्न नंबर 7 है, पोलियो सुरक्षा अभियान एवं टीकाकरण अभियान से संबंधित जानकारी का अध्ययन करना। प्रक्रिया है यहाँ पे, पहला आपको बचपन में अनेक रोगों से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के टीके दिए होंगे। अपने माता पिता या अभिभावक से पूछकर सूची के रूप में लिखिए। तो यहाँ आप खुद कर सकते हो। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमने कुछ लिख दिया है, ठीक है। इस प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। आप और भी दूसरे टीके लिख सकते हो जो आपको लगे हों। तो इसमें है, पहला जन्म के समय जो टीका लगता है वह है BCG, पोलियो की दवा पिलाई जाती है जो कि तपेदिक और पोलियो से बचाव के लिए। BCG का टीका जो है तपेदिक से बचाव के लिए, पोलियो की खुराक जो है पोलियो से बचाव के लिए। उसके दूसरा जो टीका है 1.5, 2.5 और 3.5 महीने में जो टीके लगते हैं 1.5, 2.5 और 3.5 महीने में, वह गलघोटू, काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए 3 टीके लगते हैं। गलघोटू, काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए 1.5 महीने में, 2.5 महीने में और 3.5 महीने में। उसके बाद जो 9 माह से 12 माह के बीच में मिजल्स का टीका लगता है जो कि खसरे से बचाव के लिए लगता है। अब जो दूसरा प्रश्न है, संचरणीय रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल या अन्य तरीकों से फैलते हैं, उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, पल्स पोलियो अभियान क्या है? तो पल्स पोलियो अभियान देश में पोलियो को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए चलाया गया अभियान है, जिसमें 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका वर्तमान में किस प्रकार दिया जाता है तथा 20 वर्ष पूर्व इसे किस प्रकार दिया जाता था? तो पोलियो का टीका वर्तमान में जन्म के समय 6 सप्ताह में, 10 सप्ताह में, 14 सप्ताह में और 1.5 साल में दिया जाता है। 20 वर्ष पूर्व सघन अभियान के अंतर्गत हर महीने दिया जाता था। तो 20 वर्ष पूर्व जो पोलियो के लिए सघन अभियान चला था तो उसमें हर महीने टीकाकरण किया जाता था। तो 5वां प्रश्न है, क्या घरेलू मक्खी भी रोगवाहक का कार्य करती है? यदि हाँ तो यह किस प्रकार रोग का संचरण करती है? तो इसका उत्तर होगा कि हाँ, घरेलू मक्खी भी रोगवाहक का कार्य करती है। इसके द्वारा टाइफाइड, हैजा, चेचक आदि रोग जो है फैलते हैं। प्रकार है प्रोजेक्ट वर्क था जो कि हमने कर लिया है। और यहाँ पर जो पल्स पोलियो वाले अभियान से और टीकाकरण अभियान से संबंधित प्रश्न थे, या अपने घर पर आप अपने माता पिता से पूछकर या बड़ों से पूछकर भी कर सकते हो। आपके अनुसार इसको लिख सकते हो टीकाकरण अभियान को। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे और सारी नई जानकारी तुरंत मिलती रहे।